थैंक यू सो मच अरविंद सर, आपके इस इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, साथियों, आज मौका मिला है मुझे अपनी कहानी आप लोगों के बीच में रखने का। और ये जो कामयाबी की कहानी है जो पिछले 1 नवंबर से चल रही है। वैसे मैंने आप लोगों को बताया नहीं, 1 नवंबर को मेरा जन्मदिन होता है। और लाइफ ने कुछ ऐसा यू टर्न लिया है कि मेरे पास सिर्फ डिजिटल वर्किंग करने के लिए ही समय है फिलहाल। तो मैं किसी भी मौके को ना गवाता नहीं हूँ। मैं प्रॉब्लम को ना अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ, बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूँ इसका, कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो शायद ये भी बहुत अच्छे के लिए हुआ कि आज ये प्लेटफॉर्म मैंने अपने जन्मदिन के दिन इसको लॉन्च किया। हालांकि ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि इसको जन्मदिन के दिन लॉन्च करना है। बस ये कोइंसिडेंस है कि 1 नवंबर को मेरा जन्मदिन होता है और उसी दिन मैंने इसकी शुरुआत की। तो अरविंद सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसकी शुरुआत कीजिए, कि क्योंकि आप थोड़ा सीनियर भी हैं और काफी लंबे समय से, मेरे से कई गुना ज्यादा समय से, आप करीबन 3 गुने ज्यादा समय से आप इस बिजनेस को बहुत करीब से देख रहे हैं और आपका जो बड़ा लेवल है। तो हम आपको पहले सुनना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने बोला था मुझे कि मेरी कोई बहुत खास तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके कहने पे प्रोग्राम दिया। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। आज मैं कुछ ऐसे अपनी जिंदगी कुछ ऐसे अनकहे पहलुओं को आप लोगों के बीच में उजागर करूंगा, जो शायद मैंने आज तक किसी भी मंच पे नहीं बोला है। तो बड़ा अच्छे से आप रिलेट कर सकते हैं अपनी मेरी स्टोरी से, आप अपनी स्टोरी रिलेट कर सकते हैं। मेरी लाइफस्टाइल से आप अपनी लाइफस्टाइल को रिलेट कर सकते हैं। और समझ सकते हैं कि कैसे आरसीएम बिजनेस एक व्यक्ति का लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि आरसीएम का जो टैग लाइन है, शायद आपने आरसीएम के नीचे लिखे हुए शब्द जो पहले लिखा हुआ था, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और अब वो शब्द बदल गया है क्योंकि आरसीएम विदेशों में जाने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए आरसीएम ने अपने टैगलाइन को चेंज करके लिखा है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स विद द पावर ऑफ वैल्यूज। यानी कि हम सिर्फ इंडिया को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, अब हम पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इसीलिए आरसीएम ने अपना वेबसाइट भी चेंज किया है, rcmbusiness.com से rcmworld.com किया है। तो कंपनी की तो बहुत सारी तैयारियां हैं, लेकिन हमारी क्या तैयारी है, आपकी क्या तैयारी है, और हम किस कदर आगे बढ़े, इन सारी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस प्रोग्राम में बने रहना पड़ेगा लास्ट तक, अंतिम तक। और अगर आप अंतिम तक बने रहेंगे तो मैं आपको अपनी जो स्टोरी है उसको तो शेयर करूंगा ही करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन आपको एक सोचने पे थोड़ा मजबूर करने की कोशिश करूंगा कि आरसीएम क्यों, आरसीएम क्यों, क्यों करें आरसीएम। मैंने आरसीएम क्यों पे आरसीएम ही क्यों करके एक टेप सुना था मुकेश कोठारी सर का, और उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनाई थी, बहुत सारी चीजें, कि ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अब क्या बताना पड़ेगा, अब भी लोगों को समझाना पड़ेगा। और आप पूछते हैं कि क्यों करें आरसीएम। इन्होंने मतलब करीबन 101 बार ये क्वेश्चन उन्होंने अपने उस टेप में पूछा होगा कि क्यों करे आरसीएम। तो ये तो सबका पर्सनल मुद्दा है। मैं इसमें आपके डिसीजन मेकिंग में मैं सिर्फ रेफरेंस बन सकता हूं, आपको हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। आज मैंने अगर आरसीएम को फुल टाइम एज ए करियर करने का डिसीजन लिया है 16 जुलाई 2023 को, तो ये मैं बाय चांस नहीं आया हूँ आरसीएम में, मैं बाय चॉइस आया हूँ। तो आज मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी शुरू होती है 1990s के दशक से। 1 नवंबर 1994 को एक लड़के का जन्म होता है बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। हॉस्पिटल में उस समय जन्म नहीं हुआ करता था, होम डिलीवरी होती थी, तो घर में ही मेरा जन्म हुआ था। और मैं अपने नानी ननिहाल में पैदा हुआ हूँ। मेरा ननिहाल जस्ट नदी के उस पार है और नदी के इस पार मेरा अपना घर है। तो ननिहाल में मेरा जन्म हुआ 1 नवंबर 2000 सॉरी 1994 को। और जो मेरी कहानी है, मैं जब पीछे तैयारी कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, किस तरीके से शुरू करूंगा। तो मैं जब सोच रहा था, जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने ये सोचा कि जो मेरी कहानी है, या जो मेरा उम्र है, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितने साल का मैं हुआ हूँ, डायरेक्ट सेलिंग भी मोर और लेस उतनी ही साल की हुई है। तो मेरा और डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा ना पैरेलल कनेक्शन है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। और शायद ऊपर वाले ने इसी प्लानिंग के साथ मुझे पैदा किया हो, ये भी हो सकता है। तो क्या है वो तो आप बताइएगा, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। 1994 में मेरा जन्म हुआ।
हालांकि सर्टिफिकेट में एज दूसरा है, इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना सही नहीं होगा, लेकिन वो सब चीजें कॉमन हो रहती है, हर किसी के साथ होता है। खास करके जो बिहार में रहते हैं उनके साथ तो अनजाने में ये सारी चीजें हो जाती हैं, कई बार हम लोग जानबूझ के करते हैं। तो आरसीएम कैसे मेरी लाइफ में आया, मैं आरसीएम में कैसे आया और किस तरीके से मैं आगे बढ़ा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, एक मेडिकल डॉक्टर हैं, एमबीबीएस प्रैक्टिस करते हैं। और 1970s से 1980s से वो प्रैक्टिस में है, मतलब डॉक्टर है। यानी कि हमारा एक छोटा सा डिस्पेंसरी हुआ करता था, और जब मैं जन्म हुआ तो उस समय हमारे पिताजी ने अपना खुद का जमीन खरीद के वहां पे घर बनाया था। तो पहले मेरी दीदी का जन्म हुआ, उसके बाद फिर मेरा हुआ, फिर मेरे बाद एक और मेरी बहन है, फिर मेरा एक छोटा भाई। हम लोग चार, और प्लस पापा मम्मी, टोटल 6 लोगों का हमारा परिवार है। और उस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी मम्मी गृहिणी है, और बचपन से ही हमें पाला पोसा बड़ा किया मेरी मम्मी ने। तो मैं अपने माँ को सारा क्रेडिट देना चाहता हूँ। पिताजी ने मतलब सारी फाइनेंशियल नीड पूरी की, लेकिन जो इमोशनल नीड होता है, जो बच्चों की परवरिश होती है, कभी कपड़े जो खरीदने होते हैं, जो भी आम आदमी के जिंदगी में जितने भी परेशानियां होती हैं, सबको हमने पार किया। लेकिन मैं एक डॉक्टर का बेटा था, और कहा जाता है कि कोई अगर डॉक्टर का बेटा है तो उसको कोई चीज की कमी नहीं होती। लेकिन लाइफ ने ऐसे ऐसे मतलब पड़ाव पे मुझे चेक किया, मेरे को समस्याएं दी जानबूझ के, ताकि मैं भी समझ सकूं कि समस्याएं भी होती है। आप एक अच्छे घर में पैदा होते हैं, आपकी परवरिश बहुत अच्छी होती है, उसके बावजूद भी आपके जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। ये हमें महसूस कराया परिस्थितियों ने, ये हमें महसूस कराया समय के बदलते हुए दौर में। साल 2005 की बात है, और मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा नहीं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल ही नहीं जाता था, पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन एन केन प्रकारेण किसी तरीके से साल 2007 में, 2005 से 7 में मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ, और स्कूल वगैरह जबरदस्ती पिताजी ने माताजी ने ट्यूशन लगा दिया। तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद 2007 में, उसमें बिहार बोर्ड में मैं 8 क्लास पास किया, और मीडियम था हिंदी। थोड़ा रिलेट कीजिएगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो कम पढ़े लिखे हैं, या जो हिंदी मीडियम के हैं, वो रिलेट कर सकते हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि आज ये पूरी की पूरी मीटिंग मैं इंग्लिश में ले सकता हूँ। तो हिंदी मीडियम से क्लास 8 में पास किया हुआ लड़का, उसकी अगर वो इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो उसको किस क्लास में एडमिशन होगा। मेरा जनरल सवाल है, अगर कोई को होस्ट साथी है तो एक बार मुझे जवाब दीजिएगा, तो मुझे बात करने में थोड़ा और ज्यादा मजा आएगा। 8वीं क्लास पढ़ा है सर, तो फिर 9वीं क्लास में जाना चाहिए उनको। 9वीं क्लास में जाना चाहिए। इत्तेफाक से मैं इतना तेज पढ़ने में नहीं था, तो मुझे 9वीं क्लास में एडमिशन नहीं मिला। आप गैस करके बताइए कि किस क्लास में एडमिशन मिला हो। अब हो सकता है बेसिक के जी एजुकेशन बात हुई तो 6 क्लास में फिर मिला होगा फिर। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 क्लास में मेरा एडमिशन हो रहा था। और कहते हैं ना कि लोगों के लाइफ में आरसीएम में जब वो आते हैं तब उनके अपलाइन उनको मिलते हैं। लेकिन मैं मेरी लाइफ में, जब मेरे पास कोई गोल नहीं था, और 2005 से 2007 का एक ऐसा दौर था, उसमें क्रिकेट लोग बहुत देखा करते थे, देखा नहीं करते थे, सुना करते थे रेडियो पे, और मैं भी ऐसा ही लड़का था, और क्रिकेट का दीवाना था, और क्रिकेटर बनना चाहता था लाइफ में। तो अ, मैं पूरी दिन रात क्रिकेट ही खेलता था, क्रिकेट ही मेरा पैशन था, सब कुछ मैं क्रिकेट के लिए ही करना चाहता था। तो मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर वालों ने मेरी दीवानगी को देख के उन्होंने मुझे बोला कि तो चलो, तुम्हें क्रिकेट खेलना ही पसंद है तो मैं तुम्हें क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करा देता हूँ, जहाँ पे तुम्हें दिन रात क्रिकेट ही खिलाएंगे। और ये बात बिल्कुल झूठी थी, क्योंकि कहा तो गया कि मैं क्रिकेट खेलने वाले स्कूल में जा रहा हूँ जहां पर मुझे सिर्फ क्रिकेट खिलाया जाएगा दिन और रात। लेकिन मैं जब वहां पे गया तो क्रिकेट सिर्फ 1 घंटा होता था, बाकी 23 घंटा नॉर्मल स्कूल का रूटीन था। मैं एक हॉस्टल में गया एडमिशन लेने के लिए। और वहां पे जब मेरा टेस्ट हुआ, मैं इतना तेज नहीं था पढ़ने में, तो मेरा एडमिशन क्लास 6 में हो रहा था। लेकिन वहीं पे मेरे लाइफ में जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, रेस्पेक्टेड पूर्णेंदु शेखर सर, जो मेरे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों ने एक साथ बचपन में खेला कूदा है। और जो जिस स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे थे, उस स्कूल में मैं गया, विकास विद्यालय बेगूसराय में, और वहां पे उनका रोल आया।
और उनके वजह से मैं यहाँ पे एक क्रेडिट देना चाहता हूँ उनको। उनके वजह से, चूंकि वो उस समय क्लास 7 में पढ़ रहे थे, तो मेरा एडमिशन 6 में क्लास में हो रहा था, लेकिन मुझे मेरे दोस्त के वजह से, कि ये दोनों एक ही जगह के हैं, साथ में हैं, आस पास के हैं, तो इनका भी एडमिशन क्लास 7 में ही कर लीजिए सर, बच्चा है, एक दूसरे से सीख लेगा, आगे बढ़ जाएगा और संभल जाएगा ये। तो इस तरीके से मेरा एडमिशन हो गया क्लास 7 में। क्लास 7 में रोते हुए बीता पूरा, कुछ समझ में नहीं आता था कि पढ़ाई क्या होती है, बुक क्या होता है, एग्जाम क्या होता है। तो लेकिन यह है कि हॉस्टल में चला गया तो फेल नहीं। फिर क्लास 8 में आया, धीरे धीरे लाइफ थोड़ा टर्न लेना शुरू किया, पढ़ाई में रुचि होनी शुरू हुई, मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया। और मैथमेटिक्स में हमारे स्कूल में एक एक किताब को 3 3 बार मतलब खत्म किया जाने का वो वहां पे ऐसा माहौल था, ऐसा एनवायरनमेंट था। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि गणित बहुत मजबूत हो गया, गणित बहुत स्ट्रांग हो गया। और फिर धीरे धीरे जब क्लास 9 में गए, क्लास 10 में गए, तो 9.8 सीजीपीए से मैंने, पूर्णेंदु सर को तो 10 सीजीपीए आया था, लेकिन मुझे उनसे थोड़ा सा कम आया। 9.8 सीजीपीए से मैंने सीबीएसई इंग्लिश बोर्ड स्कूल से अपना 10th क्लियर किया साल 2012 में। अब ये कहानी साथ के साथ चल रही है। और जब मैं 2008 में मैं हॉस्टल में गया, तो 2008 से लेके 2012, जो 4.5 5 साल की जो जर्नी है, उस जर्नी में मैं और पूर्णेंदु सर दोनों का जो बॉक्स रहता था, स्टील का बॉक्स हम लोगों का हॉस्टल में रहा करता था। तो मेरे बॉक्स में घर का सामान रहता था, लेकिन उनके बॉक्स में आरसीएम के प्रोडक्ट रहते। तो पहली बार मुझे वहां से आरसीएम के प्रोडक्ट को चखने का मौका मिला। आरसीएम यूं कहें तो इनडायरेक्टली मेरे लाइफ में जब मैं हॉस्टल में गया तब आया। क्यों? क्योंकि उसमें रेस्पेक्टेड शेखर सर शायद एमराल्ड बन चुके थे, या फिर वो पर्ल होंगे, ऐसा, क्योंकि वो पर्ल से डायरेक्ट एमराल्ड बने थे, ऐसा मुझे ख्याल है। तो वो मुझे नहीं पता किस लेवल पे वो थे, लेकिन ये था कि वो आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते थे, और उनकी कार आ गई थी या आने वाली थी अगले साल 2009 में। तो जब उनकी कार आई तो हम लोग उनकी कार से ही जाते थे। और बेगूसराय में एक बहुत बड़ा आरसीएम का शॉपिंग मॉल हुआ करता था, वहां से हम प्रोडक्ट वगैरह खरीदते थे। क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी, और कभी रेस्पेक्टेड शेखर सर ने भी ये इच्छा नहीं जताई कि मैं इसी बहाने मेरे पिताजी को आरसीएम ज्वाइन करवा दूं। तो हमने भी इस सब पे कभी ध्यान नहीं दिया कि ये आरसीएम क्या होता है, नहीं होता है। बस बचपन से ये एक टच मिल गया कि आरसीएम एक दुकान है जहां पे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो हम बड़े खुश रहते थे जब कोई गार्जियन आते थे और वो कहते थे कि मार्केट लेके जाना है, तो एक तो समोसा खाने को मिलेगा, और दूसरा आरसीएम का दुकान, आरसीएम का मॉल जाने को मिलेगा। तो यहाँ से आरसीएम की एंट्री हुई लाइफ में। आरसीएम के कॉपियों पे आरसीएम के कलम से लिख के हमने अपने स्कूली शिक्षा पूरी की। और जब मैंने 11th 12th क्लास पास कर गया, जब मैं 11th क्लास में, 9th क्लास में था, यानी कि 2011 की घटना है ये। तो उस समय मेरे एज को बढ़ा के शेखर सर ने मेरी एक ज्वाइनिंग डाल दी। मैं बता रहा हूँ, आरसीएम में पहली मेरी एंट्री। और वो ज्वाइनिंग थी 30 या 31 जनवरी 2011 को। और उसी साल 2011 में ही कंपनी दिसंबर में शायद बंद हो गई, सितंबर या दिसंबर में। मैं, दिसंबर अरविंद सर को दिसंबर ज्यादा पता होगा। दिसंबर 2011। जी, दिसंबर 2011। तो जनवरी में मेरी ज्वाइनिंग हुई। आप सोचिए कि उसके माइंड में क्या रजिस्टर किया होगा कि जिसने ज्वाइनिंग किया जनवरी 2011 में, और उसी साल के अंत में वो कंपनी ही बंद हो जाती हो, तो मेरे माइंड में क्या मैसेज गया होगा। तो फिर मैं 12th करने चला गया बोकारो, और पुर्नेंदु सर 12th करने चले गए वाराणसी। तो हम दोनों थोड़े साल के लिए बिछड़ गए, 2 साल के लिए बिछड़ गए। लेकिन हमारी फोन पे बातचीत होती रहती थी। हमारा जो पहला बैंक अकाउंट है वो पूर्णेंदु सर के माध्यम से ओपन हुआ, एक्सिस बैंक लंका, वाराणसी में ही। हम दोनों ने मिलकर यूथ अकाउंट ओपन करवाया उस समय। तो कंट्रीब्यूशन हमेशा से उनके लाइफ में मेरा रहा है, और मेरे लाइफ में उनका रहा है, एक दूसरे के हम लोग पूरक रहे हैं। और हमारी जो रिलेशनशिप है, हमारे जो बॉन्डिंग है, वो बचपन से ही बहुत स्ट्रांग रही है। लड़ाइयाँ भी हमने खूब करी हैं, और मस्ती भी हमने खूब करी है साथ में मिलके। और सफलता के मुकाम को भी हम लोगों ने साथ मिलके किया है, और आज इस आरसीएम बिजनेस को आज जी भी रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ मिलके। तो इस तरीके से कहानी की शुरुआत हुई। फिर हम सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट खरीदने लग गए। और 2014 में जब मैंने 12th क्लास पास किया, तो मैं नीट के प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली चला गया। और दिल्ली जाने के बाद 1 साल मैंने वहां पे तैयारी करी।
और पूर्णेंदु सर भी वहां से फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया था। उस समय एक साल के लिए 2014 से 2015 में उनके साथ नहीं रहा, लेकिन हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे दिल्ली में। जहां भी गए वहां पे सबसे पहले पिकअप सेंटर खोजा, ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज किया। क्यों? क्योंकि हमें तो आदत हो गई थी, आरसीएम एक दुकान है वहां से सामान खरीदना है। पता नहीं था, जब आरसीएम में आए, सिस्टम को हमने जाना सीखा, तो पता चला कि हम बेसिक वन को पहले दिन से कर रहे थे। आरसीएम को ज्वाइन करने से पहले बेसिक वन कर रहे थे, 100% प्रोडक्ट यूज। जब आप हॉस्टल में कोई भी व्यक्ति आता था तो कहता था कि मैं और पुर्णेंदु सर दोनों 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं। एक बार तो ये घटना ऐसी हुई कि सरस्वती पूजा था और सब बच्चे को पैसा देना था, 1000 या 2000 रुपए। पुर्णेंदु सर ने उतने की आरसीएम की अगरबत्ती दे दी। आज पता चला वो तो वहां भी बिजनेस कर गए थे। तो ऐसे मेरे अपलाइन और ऐसे मेरे दोस्त, ये जो जोड़ी है ये बहुत पुरानी है। और डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत सक्सेसफुल जोड़ी के रूप में हम दोनों का ड्रीम है कि हम दोनों एक सक्सेसफुल जोड़ी के रूप में जाने जाएं। इस विजन के साथ आज काम कर रहे हैं। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी, फिर 2015 आया। 2015 आया तो मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब मैंने नीट का एग्जाम दिया। और ये पक्का था, क्योंकि एक साल की जो तैयारी थी वो मतलब पूरी इंडिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट आकाश इंस्टीट्यूट के साउथ एक्स ब्रांच से मैंने अपना नीट का प्रिपरेशन किया। और मैं 100% श्योर था कि कभी भी मेरा टॉप 100 से ऊपर रैंक गया ही नहीं था आकाश इंस्टीट्यूट के एमंग आकाशियंस। तो ये पक्का श्योर था कि मेरा एमबीबीएस में एडमिशन होने वाला है और मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। लाइफ शिफ्ट हुआ। पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, फिर मैं हॉस्टल में आ गया, फिर मैं पढ़ाई करने लगा, फिर मैंने बायोलॉजी लिया, फिर मैंने नीट की तैयारी की, फिर मैं डॉक्टर बनने ही वाला था कि नीट का एग्जाम उस साल कैंसिल हो गया 2015 में। और मैं 1 जून 2015 को एम्स का एग्जाम दे के 10 जून को मैं घर वापस लौटा। और 22 जून को मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मतलब ऐसी ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहां से कि मेरी जिंदगी 360 डिग्री से घूम गई। कैसे घूमी? उस समय तक मैं आरसीएम में ऑफिशियली नहीं आया था। आरसीएम के बारे में जानता भी नहीं था, क्योंकि उससे पहले मैंने आरसीएम की एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी थी। बस जहां जाता था वहां पिकअप सेंटर ढूंढ लेता था, देखता था यार बड़ी अच्छी कंपनी है, जहां वेबसाइट पे जाते हैं वहां पिन कोड डालो और वो पिकअप सेंटर दूर या पास या नजदीक कहीं भी वो पिकअप सेंटर मिल जाता था, तो हम प्रोडक्ट यूज करते थे। तो कहानी यूं यू टर्न हुई कि मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ। और रोड एक्सीडेंट होने के बाद आई वॉज बेड रिडन फॉर 6 to 7 मंथ। जून में मेरा एक्सीडेंट हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 से 6 महीने तक मैं चल नहीं पाया। मेरा खाना पीना सब कुछ सारा काम बेड पे ही होता था, क्योंकि एक जो पैर था वो ट्रैक्शन पे था। फ्रैक्चर नहीं हुआ था, ट्रैक्शन पे था, और मेरी एक क्लेविकल बोन जो हड्डी है वो टूट गई थी। और मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट यूं हुआ कि उसके पूरे शरीर में कोई खरोच नहीं आया, लेकिन पूरा का पूरा फेशियल ट्रॉमा हो गया मैक्सिलरी बोन फ्रैक्चर होने की वजह से। हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ी विपदा आ गई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। और फिर कहाँ नीट और क्या डॉक्टर बनने के सपने, क्या एमबीबीएस और क्या मेडिकल कॉलेज जाने का जोश, वो एकदम से लगे कि सारे सपने चूर होते हुए नजर आए। और लगा कि यार भगवान क्या करवाना चाहते हैं मेरे से। तो कहते हैं कि जब कुछ अच्छा होना होता है और उसके बाद फिर जब बुरा होता है ना, तो वो जो वक्त है ना वो बड़ा रुलाता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं जब बेड से उठा और फिर दोबारा मैंने हिम्मत किया कि मैं जाऊंगा फिर से दिल्ली और फिर से तैयारी करूंगा, फिर से एग्जामिनेशन दूंगा। तो उस साल का जो री एग्जाम था उसमें मैं अपियर नहीं हो पाया, इसीलिए मेरा कुछ हो नहीं पाया। नेक्स्ट ईयर जो मैं अपियर हुआ तो माहौल उस तरीके का बना नहीं। तो मैं एमबीबीएस नहीं ले पाया, लेकिन बीएएमएस बीएचएमएस और बीडीएस तीनों मुझे मिल रहा था, मेरे पास कॉल लेटर है बकायदा। तो मेरा सपना था कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, अगर एमबीबीएस नहीं बनेंगे तो डॉक्टरी लाइन में जाएंगे ही नहीं। तो ऐसा ही मैंने किया, डॉक्टरी लाइन में नहीं गए। और अक्टूबर में जैसे ही मैं दिल्ली गया, अक्टूबर नहीं नवंबर 2015 में जैसे ही मैं दिल्ली गया, तो 22 नवंबर 2015 को आरसीएम की एनिवर्सरी हो रही थी। आरसीएम पार्ट 2 की पहली और 2015 की 15वीं एनिवर्सरी। उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में कभी आप मुझे मेरा जूम सेशन आप बहुत सारा अगर देखेंगे तो मैंने उसमें अपना फोटो भी दिखाया जो न्यूट्री चार्ज का एंथम है। उसमें मैं छोटा सा दिखाई देता हूँ, मैं जीन्स पहन के ब्लू शर्ट पहन के और उसके ऊपर एक ब्लेजर पहन के मैं उस प्रोग्राम में गया था। और बिल्कुल बेकार सा दिख रहा था, क्योंकि नीचे स्पोर्ट्स शूज था, उसके नीचे स्पोर्ट्स बेल्ट था। पता नहीं कैसा था मैं, मुझे खुद ही नहीं पता। और मैं
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सबसे पीछे बैठा था। और उस पूरे प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मैं सबसे ज्यादा रोया था, क्योंकि जब मैंने लोगों को सुना ना कि डीपीएस स्कूल के कोई प्रिंसिपल हैं, वो आरसीएम कर रहे हैं, पीवी सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, आरसीएम के कोर लीडर हैं अभी। मैंने सुना कि विजय विरोधिया सर जो हैं वो इंजीनियर हैं, उसके बाद वो आरसीएम कर रहे हैं। मैंने सुना कि एस अत्री सर जो है वो प्रोफेसर हैं, उसके बाद वो आरसीएम कर रहे हैं। तो उसी समय मैंने दो जोड़ी देखी, मुकेश कोठारी और सुरेंद्र वत्स सर की जोड़ी। दोनों एंकरिंग कर रहे थे उस शानदार प्रोग्राम का, मैं हिस्सा बना और मैं रोया। और लाइफ में पहली बार डिसीजन लिया कि अगर जिंदगी ने कभी मौका दिया साथ के साथ आरसीएम करने का, तो इस बिजनेस को करके जरूर देखूंगा, क्योंकि दम इसमें बहुत है। ये विश्वास जो है ना वहीं पे पैदा हो गया साथियों, पहली मीटिंग में। लाइफ की पहली मीटिंग अटेंड किया और उसी दिन ये डिसीजन ले लिया कि आरसीएम करूंगा। तो आरसीएम का जो टेक्निकल अचीवर है वो उसी दिन पैदा हो गया। बस बनना बाकी था, डेट आना बाकी था। तो मेरी जो है रीज्वाइनिंग हुई 4 अक्टूबर 2015 को। पुनेंदु सर ने मुझे कॉल किया, मैं बिहार में था। मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका था अपने ट्रॉमा से। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बिना कोई क्वेश्चन पूछे उन्होंने बोला कि आप, मैं ये चाहता हूं कि मैं बिजनेस करूं और आपके साथ मिलके करना चाहता हूं। आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए। मुझे तब तक कोई प्लान नहीं दिखाया गया, मैं इतना अभागा व्यक्ति हूं कि मुझे कोई प्लान नहीं दिखाया गया। मैं बिना प्लान देखे आज के डेट में टेक्निकल अचीवर हूं। ना मुझे कोई होम मीटिंग में ले जाया गया, ना मुझे कोई मोटिवेट किया गया। मैं खुद से ही सारा कुछ अपने आप, क्योंकि मेरा पहला प्रोग्राम ही आरसीएम का एनिवर्सरी प्रोग्राम था दिल्ली में 22 नवंबर 2015, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। फिर मेरे दिमाग में जब आरसीएम का बीज आया, उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली रहना शुरू किए। फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2017 में। और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया नॉर्मल, तो फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आरसीएम करूं कि अभी कुछ करूं। तो मैं सोचा कि यार अभी तो पापा मुझे पढ़ा ही रहे हैं, घर में इनकम की ऐसी कोई नीड है नहीं कि मुझे तुरंत से कोई ना कोई कमाने वाला व्यक्ति बनना है। तो चलो अभी हमारे पास टाइम है, उम्र भी है, तो हम क्या करते हैं, अभी अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं। फिर जब मैं क्यूल से रेलवे स्टेशन पे जा रहा था, तो शेखर सर ने मेरे से सवाल पूछा था कि प्रियांशु ग्रेजुएशन तो हो गया है, अब आगे क्या करोगे? पहले तो बनना तुम डॉक्टर चाहते थे, अब तुम क्या करोगे? मैंने बोला अंकल पहले तो मैं बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन अब मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में कुछ मैनेजमेंट की डिग्री करूँ। तो फिर मैं दिल्ली गया और वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस ढूंढे। जिस कॉलेज से मैंने अपना एमबीए इन हेल्थ मैनेजमेंट किया है, उस कॉलेज का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च, जो 1975 से हेल्थ मैनेजर्स प्रोड्यूस कर रही है। मतलब इंडिया की सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है हेल्थ मैनेजमेंट की। वहां उस कॉलेज को देखने के बाद मेरा विश्वास जगा कि नहीं, यहाँ से हेल्थ मैनेजमेंट करना चाहिए। फिर वहां भी एक इत्तेफाक क्या हुआ कि वो एक सेमिनार में बुलाते हैं, और उस सेमिनार में सिर्फ दो लोग जाते हैं, एक मैं और एक एमबीबीएस किया हुआ लड़का। फिर मुझे समझ आया यार, एक एमबीबीएस किया हुआ लड़का भी इसमें आ रहा है, और मैंने एमबीबीएस नहीं किया, मैं भी यहाँ आ सकता हूँ। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया फील्ड है, मुझे यहीं आना है। चलो कुछ ना कुछ, अगर एमबीबीएस नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, जो एमबीबीएस बनने के बाद इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आया है उससे तो लाख गुना अच्छा हूँ। मैंने वहीं पे डिसीजन ले लिया, चलो अब इस इंस्टीट्यूट से मुझे एमबीए इन हेल्थ मैनेजमेंट करना है। मैंने एमबीए इन हेल्थ मैनेजमेंट किया। मेरा प्लेसमेंट का राउंड शुरू हो गया 2018 के एंड में, 2019 के शुरुआत में। और वहां पे फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जनवरी में। क्यों? क्योंकि मैं जिस बैच में था पब्लिक हेल्थ स्पेशलाइजेशन में, वहां सिर्फ 26 लोगों ने पब्लिक हेल्थ लिया था 150 लोगों के बैच में। और 26 लोगों में कुछ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लोग, कुछ आईटी मैनेजमेंट के लोग और कुछ हेल्थ मैनेजमेंट के लोग, टोटल 35 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से सिर्फ 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। एक अमेरिकन कंपनी है जीएस एसोसिएट, उस कंपनी में एज ए नॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएट 12 लाख के पैकेज के साथ शुरुआत हो रही थी, पैकेज के साथ। तो उसमें 35 लोगों में मेरा 13 लोगों में नंबर आया, सिलेक्शन हुआ। आ, मतलब फाइनल वहां जाके रिटन एग्जामिनेशन पास करने के बाद, फर्स्ट जो एग्जामिनेशन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद फिर जब वो स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, तो फिर मैं गया वहां पे, फाइनल राउंड तक मैं पहुंचा। और वहां तक मैं और एक मेरी एक फ्रेंड थी शिवांगी, वो हम दोनों लोग गए। अभी वो फॉरेन में रहती है। और उसमें से उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने किस्मत को दोष दिया, यार भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि 12 लाख के पैकेज में एकदम मुहाने पे आके मुझे वापस कर दिया। लेकिन भगवान की, ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ और थी। ऊपर वाले की प्लानिंग थी
कि मैं कुछ बड़ा करूं अपने लाइफ में, मैं आरसीएम के माध्यम से करूं। इसीलिए आरसीएम करने के लिए, आरसीएम करवाने के लिए मुझे ऊपर वाले ने केयर इंटरनेशनल नाम की एक एनजीओ है, और उस उनका एक प्रोजेक्ट चलता था, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। आप बिल गेट्स को जानते होंगे, उनका एक फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। उनका वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम बिहार टेक्निकल सपोर्ट प्रोग्राम, जो बिहार सरकार के साथ मिलकर काम होता था, उस प्रोग्राम में मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट आउटरीच न्यूट्रिशन ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया बिहार के शेखपुरा जिला में। और 4 साल तक मैंने वहां पे काम किया, 2019 से लेकर 2022 तक। और फिर 2022 में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि मेरा ट्रांसफर हो जाता है सहारनपुर, और 1 साल के बाद मैं डिसीजन लेता हूं कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी, जॉब नहीं करनी। ये तो था मेरा प्रोफेशनल करियर। बीच में हो क्या रहा था, जब मैंने अपने कॉलेज को ज्वाइन किया 2017 में, तो 2018 में मैंने स्टार डायमंड क्लब शुरू किया था, क्योंकि हमारे मैं प्रोडक्ट दिल्ली में भी उस समय बहुत अच्छा रिटेल कर लेता था। रिटेलिंग की जो मैं 15,000 18,000 पीवी में दिल्ली में रिटेल कर लेता था प्रोडक्ट उस समय। मैंने बहुत सारे रजिस्टर्ड बायर बनाए हुए थे। वहां पे कंपनी rsimshopping.com नया कॉन्सेप्ट उसमें लेके आई थी, अलग वेबसाइट से होती थी डिलीवरी, और नहीं होता था तो हम लोग कैब से डिलीवरी करवाते थे। इस तरीके से हमने आरसीएम को जिया है और किया है। तो उस कमिटमेंट के साथ बस एक काम किया साथियों, एक काम किया कि 2015 के एनिवर्सरी के बाद आज तक एक भी एनिवर्सरी प्रोग्राम मिस नहीं किया हूं। और अगर आप आज तक कोई एनिवर्सरी प्रोग्राम में ही नहीं गए हैं, तो मैं आपको आशा ही नहीं, पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि स्टार पल्ट तो छोड़ दीजिए, रॉयल्टी भी आप नहीं जा सकते। और अगर आप एनिवर्सरी प्रोग्राम में चले गए ना, तो आप डायमंड भी जा सकते हैं। ये गारंटी मैं प्रियांशु वर्मा आपको देता हूं, क्योंकि डायमंड के करीब जाने का मौका मुझे एनिवर्सरी प्रोग्राम के माध्यम से मिला। जब मैं 2017 के एनिवर्सरी प्रोग्राम के लिए टिकट लेने के लिए यूएस के ऑफिस में गया, तो मैं जब मेट्रो स्टेशन पे था, तो मैं तो वत्स सर को पहचान गया। तो वत्स सर ने को मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सर मेरा नाम प्रियांशु है और मैं यहाँ पे यूएस के ऑफिस में टिकट लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कितने टिकट लेने के लिए आया हो, मैंने बोला 2 टिकट। बोले 2 टिकट लेने के लिए यूएस ऑफिस कौन आता है? मैंने बोला सर मैं और मेरा एक फ्रेंड है पुर्नेंदु, हम दोनों दिल्ली में रहते हैं और हम लोग आरसीएम के प्रोग्राम में को अटेंड करना चाहते हैं। बोले ठीक है बैठो। तो हम उनके मर्सिडीज में बैठे, एक साइड में केसी छाबड़ा सर थे, दूसरे साइड में वत्स सर थे, और मैं बीच में बैठा था। वो पहली मुलाकात बहुत करीब से हमारी उनके साथ हुई। और जब हमने टिकट लिया तो उन्होंने बोला कि देखो प्रियांशु, अगली बार से अगर आओगे तो टीम के लिए टिकट लेने के लिए आना है इतनी दूर, नहीं तो अकेले के लिए टिकट लेने के आने की जरूरत नहीं है। मैसेज मैसेज क्या है कि एनिवर्सरी प्रोग्राम में पूरी टीम को लेके बैठना चाहिए, ये मैसेज डायमंड ने दिया मुझे। और उसी समय उन्होंने मेरा नंबर लिया 2017वीं एनिवर्सरी में। और 2018 में मैं चूंकि स्टार डायमंड क्लब करता था, तो स्टार डायमंड क्लब अवार्ड सेरेमनी में हम सिक्किम गैंगटॉक में मिले, और वहां थोड़ी करीब हुए हम उनसे, और उन्होंने भी मेरे बारे में पूछा, मैंने भी उनके बारे में थोड़ा जाना। और मैं और मेरी मदर दोनों लोग उस स्टार डायमंड क्लब प्रोग्राम में गए थे, और वहां पे टीसी सर ने मुझे पहचाना, बाय नेम बाय फेस हमारी पहचान हुई। तब तक मैं आरसीएम का वाइटल अचीवर था, बस ओपनर अचीवर था या ईगल अचीवर होगा, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं था। फिर 2019 में फिर कारवां आगे बढ़ता है, मैं डायमंड सर के साथ नजदीक हो गया, सुरेंद्र सर के साथ। और धीरे धीरे जब वो कहे कि प्रियांशु तुम्हारे कॉलेज के पीछे ही जो है एक अपार्टमेंट है, और उस अपार्टमेंट में हमारा ऑफिस है, ये फ्लैट नंबर है, अगर टाइम मिले तो आ जाया करो। मैंने कहा यार वत्स सर बुला रहे हैं तो उनके ऑफिस में तो जाना ही चाहिए। जब उनके ऑफिस में जाता था तो वो ना हमें फ्रूट खिलाते थे। वो कोई नाश्ता कुछ भी नहीं मंगवाते थे, वो फ्रूट खिलाते थे। कभी प्लेट में खीरा आ रहा है, तो कभी प्लेट में क्या उसको बोलते हैं, तरबूज आ रहा है, तो कभी अनानास आ रहा है। तो अब पता चलता है कि वो उस समय से नेचुरोपैथी को फॉलो करते थे। देखिए हर चीज के पीछे एक मैं आपको लर्निंग भी देता जा रहा हूँ साथ के साथ, ताकि आप चीजों को समझें। तो मैं जब भी उनके ऑफिस में जाता था तो वो पूरे प्लेट भर के फ्रूट खिलाते थे, तो वो मैसेज देते थे कि नेचुरोपैथी को फॉलो करो, और आपने फूड से ही बॉडी को हील करने की जरूरत है, दवा लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आज सीख रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस उन्होंने उस समय किया था हमारे साथ। तो जब मैं उनसे करीब हुआ, जब उनके बारे में जाना, तो उन्होंने जब मुझे जाना समझा, फिर हमारी मुलाकात बहुत फ्रिक्वेंट होने लगी। फिर 2018 के लास्ट में, 2018 के जून जुलाई अगस्त के आसपास उन्होंने मुझे कॉल किया, और उन्होंने बोला कि प्रियांशु मुझे एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तुम किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो क्या कि जो यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है? तो मैंने तो पहले उनको एक दो बार टरका दिया, मेरा एग्जाम वगैरह चल रहा था, मैंने बोला सर आप देख लीजिए कोई होगा बंदा ऐसा वैसा। फिर मैंने किसी का नंबर दे दिया, फिर उन्होंने भी बात किया, वो भी उतना सेटिस्फाई नहीं हुए। तो अंतोगत्वा उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, फिर मैं उनके ऑफिस गया, उनसे मिला। फिर
फिर नवंबर का महीना था, यही नवंबर का महीना, शायद 25 या 26 नवंबर का महीना। और मैं उनके पास गया, आप देख लीजिएगा डेट, चैट विद सुरेंद्र बस चैनल कब क्रिएट हुआ है। उनके पास बैठा, उसी दिन ये निर्णय हुआ कि हम लोग एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। वो चैनल का नाम रहेगा चैट विद सुरेंद्र बस। हमने फटाफट एक ईमेल आईडी बनाया, फिर पूरे दिन बैठ के हमने उनका पूरा सोशल मीडिया अकाउंट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया और उनकी ब्रांडिंग वाली फोटो लगाई। और वहीं से मेरी अलग जर्नी शुरू हुई, टेक्नोलॉजी वाली। फिर जो ये जो चैट विद सुरेंद्र बस चैनल है, उसकी शूटिंग के लिए हम 14 दिसंबर को हम गए मारवा स्टूडियो, नोएडा। और जब हम गाड़ी में चल रहे थे तो वत्स सर ने पूछा कि प्रियांशु, ये वीकली एपिसोड रखा जाए या महीने में 5 रखा जाए, किस तरीके से किया जाए। तो मैंने बोला सर वीकली कर सकते हैं। तो बोले कि दिन कौन सा होना चाहिए। मैंने बोला सर सैटरडे संडे तो नेटवर्कर बिजी रहते हैं, तो ऐसा कीजिए वीक डेज में कीजिए इसको लॉन्च। तो उन्होंने बोला कि वीक डेज में कब करना चाहिए। मैंने बोला सर अगर कोई सेमिनार लेने जाता है, उस समय मेरा इतना दिमाग चलता था, अगर कोई सेमिनार लेने जाता है तो मंडे तक वापस आ जाएगा, तो ट्यूसडे को वो घर में रहता है नेटवर्कर। तो आप ऐसा कीजिए कि ट्यूसडे को करते हैं। बोलते हैं हाँ चलो बढ़िया है, हनुमान जी का दिन है, देखो तो जनवरी का ट्यूसडे कब आ रहा है। तो मैंने कैलेंडर खोला और देखा तो पता चला कि 1 जनवरी को ही पहला ट्यूसडे आ रहा है। उन्होंने बोला कि चलो डन करते हैं, 1 जनवरी से हम चैट विद सुरेंद्र बस की शुरुआत करते हैं। इस तरीके से चैट विद सुरेंद्र बस की शुरुआत हुई। और वहां पे हमने 2 एपिसोड शूट किए थे। जो पहला एपिसोड है हमारा दीपक बजाज सर का, और जो दूसरा एपिसोड है हमारा वो राजेश अग्रवाल सर का। तो राजेश अग्रवाल सर से भी बड़े करीब से मिलने का मौका मिला, और दीपक बजाज सर से भी बड़े करीब से मिलने का मौका मिला। और वहां भी हम हमें सुरेंद्र सर ने एक लर्निंग दी। क्योंकि दीपक बजाज सर BA नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर बुक का प्रमोशन करने के लिए भी आए हुए थे। तो मैंने वत्स सर को बोला कि सर 2 मिनट रुकिए, मैं जरा दीपक बजाज सर से बुक लेके आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि प्रियांशु रुको, पैसे है ना तुम्हारे पास, पैसे दे के बुक लेना, फ्री में मत लेना। लर्निंग क्या है कि कभी भी किताब, अगर कितने भी करीबी लोग आपको मिले, तो आप उनको उनसे किताब कैसे लेना चाहिए, पैसे दे के लेना चाहिए, फ्री में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्री का एजुकेशन कभी भी हमें पचता नहीं है। फिर वहां से कहानी की शुरुआत हुई। उसके बाद जनवरी में, देखिए सारा कुछ कनेक्टेड है। जनवरी में 20 जनवरी को मेरा रिजल्ट आ गया कि मैं केयर बिहार में सिलेक्शन मेरा हो गया है। और मैं वहां पे 28 जनवरी या 2 फरवरी, 1 फरवरी को मेरा वहां पे फेयरवेल हुआ चैट विद सुरेंद्र वत्स के ऑफिस में। कॉलेज में भी फेयरवेल हुआ और चैट विद सुरेंद्र वत्स के ऑफिस में भी फेयरवेल हुआ। वत्स सर ने मुझे 5 किताबें रिकमेंड की और एक लर्निंग। मैंने बोला कि सर मुझे मेरे लाइफ में एक लर्निंग दीजिए कि मुझे अपने लाइफ में बेस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो सर ने बोला कि बेस्ट बनने के लिए तुम्हें प्रियांशु बस एक काम करना है, ऑलवेज ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। उन्होंने बोला कि थिंक एंड ग्रो रिच में के लेखक हैं नेपोलियन हिल, वो अपनी किताब में लिखते हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा सफल लोगों के इंटरव्यू किए हैं अपने समय के, और उन्होंने उस किताब में लिखा है कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं तो ऑलवेज ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। तुम अभी जॉब में जा रहे हो, तो वहां पे तुम्हारा बॉस जितना भी तुम्हें काम देना, उससे हमेशा एक कदम आगे ज्यादा काम करना। तुम अपने बॉस के फेवरेट होगे, तुम अपने फील्ड में फेवरेट होगे, तुम हर जगह जाने जाओगे, बस एक आदत अपना लेना। और वो 5 किताबें, उसके बाद से मैंने वत्स सर से 3 बार पूछा कि सर मुझे और कोई किताबें पढ़नी चाहिए, और कोई किताबें पढ़नी चाहिए। तीनों बार उन्होंने बोला कि वही 5 किताबें पढ़नी चाहिए। कभी आगे मौका मिलेगा तो मैं उस कहानी को आगे कंटिन्यू करूंगा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद सिलसिला यूं हुआ कि मैं चैट विद सुरेंद्र बस का फाउंडर डायरेक्टर बन गया। फिर फ्रेंड्स मीट को ऑर्गेनाइज करने का ऑर्गेनाइजर बन गया, और बाकी बहुत सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद मैं करीब हुआ रिस्पेक्टेड सुजीत सर के। वहां से मैं DTW की जर्नी मेरी शुरू हुई, और DTW की जर्नी शुरू हुई तो मैं एक लर्निंग और देना चाहता हूँ कि RCM में अगर आपको बड़ा काम करना है, RCM में अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना है या फिर अपने विजन को बड़ा करना है, तो आपको DTW अटेंड करना पड़ेगा। तो आप अपने नियरेस्ट अपलाइन से पूछिए कि सर DTW क्या होता है और उसमें हमें कैसे जाना है। क्योंकि टेक्निकल के मुकाम पे जाने के लिए, टेक्निकल अचीवर बनने के लिए कम से कम 12 से 24 DTW आपको अटेंड करना पड़ेगा। और मजे की बात है कि मैं जब भी जॉब में रहा, मैंने आज तक कभी भी एक भी ट्रेनिंग, एक भी सेमिनार मिस नहीं किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी चीजें को सेक्रीफाइस करना पड़ा, कई बार फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ा, कई बार जॉब में झूठ बोलना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। लेकिन मैं जॉब करते हुए भी अपने जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, अपने RCM को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। इसलिए रखा क्योंकि मैं अपने लाइफ में RCM के माध्यम से कुछ बड़ा करना चाहता। कहानी आगे बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ कि 2020 के फरवरी में एक बहुत शानदार मिशन मार्च को लेके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ सुजीत सर का।
और वो प्रोग्राम हुआ था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, सॉरी, वो जो एक बहुत बड़ा सा वेन्यू है जो रिनोवेट हो गया है। संस्कृत संकुल। या संस्कृत संकुल में मैंने सुजी सर की ट्रेनिंग अटेंड किया, और उस समय मैं शायद रनर अचीवर था। और सुजी सर ने बोला कि रॉयल्टी एक माइंड सेट है, आप चाह लोगे तो आप रॉयल्टी बन जाओगे। और बिल्कुल वही हुआ कि मैं अगले महीने मार्च में, 20 मार्च को ये पता चला कि कोरोना आ चुका है, 24 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, और 28 मार्च को मेरा रॉयल्टी डन हो चुका था। तो मैं रॉयल्टी अचीवर बना। मैं एक लॉकडाउन रॉयल्टी अचीवर हूं। जिस समय पूरी दुनिया का बिजनेस गिर रहा था, उस समय मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर मैंने टेक्निकल क्वालिफाई किया, फिर मैं पर्ल बना। और उसके बाद फिर यूथ प्रोग्राम शुरू हो गया। मैं आरसीएम का एक यूथ अचीवर भी हूँ। ये बैच में लगा के आज आप लोगों के बीच में बातचीत कर रहा हूँ। और पिछले महीने सितंबर के महीने में मैंने अपना स्टार पर्ल का लेवल फाइनल किया है, और आगे बहुत बड़ी तैयारी है दोस्तों। बस कहना ये चाहता हूँ कि आरसीएम में बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम का, बड़े प्रोग्रामों का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस प्रोग्राम से दूर रहता है, वो समझिए कि आरसीएम की आत्मा से दूर रहता है, और आत्मा के बिना किसी का प्राण बन नहीं सकता। अगर आप आरसीएम में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो आप आरसीएम के बिग इवेंट का हिस्सा बने। सक्सेस का सबसे बड़ा राज मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, मैं सिस्टम वर्किंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। और मैं जब दिल्ली में रहा करता था, तो मैंने केसी सर के मुंह से एक बात सुनी थी, LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट। और लर्निंग में उन्होंने मुझे बताया था BTF, बुक टेप फंक्शन। और वहीं से मुझे सतीश पंडित सर के बारे में पता चला। और जब से पता चला, तब से लेके आज तक सतीश पंडित सर के ऑडियो टेप तो ऐसा होता था कि मैं एक एक महीने तक एक ही टेप को लूप में करीबन, मतलब 50 बार, 60 बार, 70 बार, कई बार 100 100 बार सुन जाता था। जब डीटीसी के बसों में चलता था, तब सतीश पंडित सर को सुनता था। जब मेट्रो में चलता था, तब सतीश पंडित सर को सुनता था। लर्निंग क्या है कि एक टेप को आपको बार बार सुनना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूं। आप एक सिंगर हैं और आपको गाना गाना है। क्या आप उस गाने को उस तरीके से सुनेंगे जिस तरीके से एक ऑडियंस सुनता है? जवाब है नहीं। नहीं। नहीं सुनेंगे। आप एक सिंगर हैं और आपको कोई गाना गाना है, तो आप उस गाने में डूब जाएंगे। आप उस गाने के लय को याद करेंगे, उसके लिरिक्स को लिखेंगे, उसके गाने के मॉड्यूलेशन को, वॉइस मॉड्यूलेशन को प्रैक्टिस करेंगे, उतार चढ़ाव को मैच करेंगे एग्जैक्टली exactly। यही होता है टेप सुनने में। जब आपको अपलाइन बोलती है ना कि सर आप टेप सुनिए, तो हम क्या करते हैं? टेप सुनते हैं सर, उसके बाद 10 मिनट के बाद कहते हैं सर मजा नहीं आया सर टेप सुनने में। टेप सुनने में मजा नहीं आएगा। जिसको गाना गाना है वो बोलेगा सर मेरे को गाना सुनने में मजा नहीं आया, तो फिर आप क्यों गाना सुनेंगे? अगर आप एक सिंगर हैं, तो आपको गाने में डूबना पड़ेगा। अगर आप आरसीएम के एक बहुत बड़े अचीवर बनना चाहते हैं, तो आपको टेप में डूबना पड़ेगा। और एक टेप को 100 बार सुनने के बाद भी 101वां बार आपको सुनने का मन करे, तभी आप आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। और आपके पास हर टेप का नोट्स होना चाहिए। हर टेप का डायलॉग आपके जिहन में होना चाहिए और आपके दिमाग में होना चाहिए। तभी आपके अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड पैदा होगा। क्योंकि आरसीएम क्या है, ये आरसीएम के सफल लोगों ने आरसीएम के टेप में बता रखा है। हमें जस्ट उसको फॉलो करना है। जब आप सुनेंगे 5 साल या 45 साल, जब आप सुनेंगे सिंपली द बेस्ट, जब आप सुनेंगे विश्वास की ताकत, जब आप सुनेंगे क्या कहते हैं, सफलता के 5 सूत्र, जब आप सुनेंगे आरसीएम ही क्यों, जब आप सुनेंगे टेक्निकल अब हाथ में, जब आप सुनेंगे मेहनत रंग लाई, जब आप सुनेंगे शुरुआती 7 दिन, जब आप सुनेंगे बी कोर टीच कोर, जब आप सुनेंगे योर 10%, तो आपके अंदर एक नए व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और वो व्यक्ति होगा आरसीएम का टेक्निकल अचीवर, आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर। ये सब किए बिना आप आरसीएम में बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और हमेशा एक चीजों को फोकस कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज की अपनी स्टोरी को एंड करता हूं। हमेशा एक चीज को आप फोकस कीजिएगा, और वो फोकस ये है कि आप अपने नियरेस्ट, जो आपके नियरेस्ट है ना, यानी कि एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, उस अपलाइन को का साथ आप कभी मत छोड़िएगा। क्योंकि डाउनलाइन छूट जाए तो छूट जाए, अपलाइन नहीं छूटनी चाहिए। अपलाइन अगर नहीं छूटेगी तो डाउनलाइन फिर से खड़ी हो जाएगी। लेकिन एक बार अपलाइन का साया हाथ से उठ गया, अपलाइन के नजर में हम खराब हो गए, अपलाइन के नजर में हम ऐसे हो गए, ये व्यक्ति बोलता जो है वो करता नहीं है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ बड़ा
बना नहीं सकती है साथियों। और मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है, और आप लोगों को बोलने का समय कम दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि समय कितना हो गया है और मैं कितना बात कर गया आपसे। मैंने बहुत दिल से बातें करी हैं, मैंने कोई कल आज के प्रोग्राम की प्रिपरेशन नहीं किया। क्या करना चाहिए, मैं क्या करके आगे बढ़ा, मैं किस तरीके से बना, उन सारी चीजों को मैंने आपके बीच में शेयर करने की कोशिश की। बहुत ईमानदारी से एक सच्ची घटना, एक सच्ची कामयाबी की कहानी आप लोगों के बीच में मैंने रखी है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और मैं फिर से पुनः माइक हैंड ओवर करता हूँ रेस्पेक्टेड अरविंद गुप्ता सर को। ओवर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। एक बार सभी साथी जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही लाजवाब शानदार, सर, लाजवाब, शानदार। लाजवाब। शानदार सर, शानदार। बहुत ही शानदार जर्नी रही सर। और आज आपने जो अपनी रियल स्टोरी आपने यहाँ पे शेयर की, मैं समझता हूँ कि सभी साथियों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली होगी। एक लड़का, एक स्टूडेंट जो लाइफ में एक एमबीबीएस बनने के लिए नीट की एग्जाम देने जा रहा था, और वहां से फिर जर्नी स्टार्ट हुई, फिर एक्सीडेंट होता है, फिर लाइफ में गोल किस प्रकार से बदलते हैं और किस प्रकार से दोस्तों इनकी शुरुआत हुई। और आज चैट विद सुरेंद्र सर के फाउंडर डायरेक्टर बनने का खिताब इनको मिला, और इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज अपलाइन आज इनको जानते हैं, पहचानते हैं दोस्तों। लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, सोचिए वाइटल लेवल पे आज बड़े बड़े लोग जानते हैं। तो मैसेज क्या है कि अगर आपके अंदर योग्यता है, पात्रता है, तो आपका पद मैटर नहीं करता, पद तो फिर भी बना लेंगे। तो जिंदगी में पात्र विकसित करना बहुत जरूरी है। और सुई सर की ट्रेनिंग जो हम लोग लगातार बनास अटेंड किए, तो उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन सुई सर ने बोली थी कि कभी भी पाव किलो के बर्तन में 1.5 पाव का सामान आप नहीं रख सकते हैं। यानी जिंदगी में जब आप पात्रता बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी कामयाबी बढ़ती चली जाएगी सर। तो बहुत ही शानदार सर स्टोरी रही। और आज पर्सनली मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ हूँ आपकी स्टोरी और आपकी जर्नी सुन के। क्योंकि लाइफ में दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना है कि जिंदगी में सीखने का मौका कभी मिले तो चूकना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि सीखना चाहे तो आदमी नाली में पड़ा हुआ शराबी 2 साल का बच्चा और एक पागल आदमी भी आपको सिखा सकता है। और अगर आप सीखना नहीं चाहें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लेक्चरर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। तो जिंदगी में सीखने का एक नजरिया, एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं है। आदमी जीवन को जब छोड़ता है अंतिम समय में, तो वो भी जीवन से कुछ सीख के जाता है। तो सीखने का कोई बाउंड्री नहीं है दोस्तों। तो आप सभी साथी आज के इस मीटिंग में आए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। मैं कुछ साथियों का रिव्यू जरूर लेना चाहूंगा। फटाफट हैंड रेज करें। आज रिस्पेक्टेड प्रियांशु वर्मा सर की जीवनी सुनने के बाद आपको कैसा लगा, और आप इसको किस रूप में देख पा रहे हैं। तुम्हारे बीच में कुछ साथी हैं, फटाफट मैनेज करेंगे। और एक निवेदन करना चाहूंगा, 30 सेकंड में बात को कंप्लीट करना है। देखिए अपलाइन चेक करता है ना। तो बहुत ज्यादा गोल मोल बात ना करके डायरेक्टली कि सर ये लाइन सर की मुझे बहुत जोरदार लगी और बहुत ही शानदार लगी। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा प्लेटिनम अचीवर है सुभाष कुमार सर। सर प्लीज वेलकम, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा और वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज सर, प्लीज अनम्यूट का ऑप्शन बहुत दिया ही होगा। शानदार सर। और प्रियांशु सर की जो जर्नी है वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट हमारे घर के बगल में है। और जो भी बातचीत की बिल्कुल सही है। और लॉकडाउन के पहले सर बता दिए थे कैसे से होने वाली है। और जो हम एक डिसीजन लिए थे कि हमको आरसीएम में करना है, तो पहली बार प्रियांशु सर को देख के ही किए थे। और वहां पर हम अपना डिसीजन लिए थे कि हमको भी प्रियांशु सर जैसा ही बनना है। और वो आज तक फॉलो कर रहे हैं सर। बहुत 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 धन्यवाद सर। बहुत शानदार सुभाष सर, बहुत शानदार। हमारे बीच में कृष्णा सर है सिलवासा से, प्लीज वेलकम सर। जय हरिशम सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार रहा सर आज के शमसू सर का जो लाइफ जर्नी है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि सर ने बताया कि हिंदी माध्यम से पढ़ करके भी हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ा जाए। यानी ये मैसेज क्या है कि इस सिस्टम में अ, आप क्या हैं वो मायने नहीं रखता है। आप कितना इसके प्रति एग्रेसिव है, कितना इसके प्रति सतर्क है, कितने के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी के ऊपर आपका सफलता निर्धारित होती है। तो मेरे हिसाब से ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू। ओवर टू यू सर। बहुत शानदार। हमारे बीच में है प्रेमचंद पटेल सर। सर प्लीज वेलकम। जयरचंद सर, यस। बहुत ही शानदार रहा सर की जर्नी। और जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहा। और सबसे ज्यादा सर ये देखने को मिला कि अगर हमारी चाहत खुद की हो ना किसी चीज को पाने की,
तो सर उसको हम किसी भी हाल में ले सकते हैं, पा सकते हैं। सर के जीवन में इतना बड़ा उतार चढ़ाव, खास करके मेरे अपलाइन है तो अक्सर मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो ये घटनाएं हमको नहीं पता था। लेकिन आज जान के सर इतना ज्यादा मैं उत्सुक हूँ कि इतना करने के बाद या इतना अलग अलग जगहों पे स्ट्रगल करने के बाद सर हम लोगों के बीच में है और इतने बड़े पायदान पे हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत ज्यादा सीख मिली कि इस टाइप से कमिटेड रह के बड़ा किया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में गुलशन कुमार जी स्टार के नीचे प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। और जैसा कि सर सर के साथ तो रहने का बहुत ही मौका मिलता है, बट ऐसा आज पहली बार सर के माध्यम से सुनने का मौका मिला कि सर के साथ क्या परेशानियां आई और क्या। तो सर हमेशा हम लोगों को भी बताते रहते हैं कि जब भी कोई बुरा भी चीज होता है तो अच्छे के लिए होता है। और सर कहते हैं कि निगेटिव में भी पॉजिटिव यानी कि सोचना, जैसा कि सर बताएं कि सर के अंदर एक ऐसा खूबी है कि निगेटिव में भी पॉजिटिव वो ढूंढते हैं। तो और सर ये कहते हैं कि ये सोचना है कि अगर जो ज्यादा से ज्यादा हुआ तो क्या हुआ। तो सर के साथ रहते रहते कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत होती है सर। तो अब मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हम भी ये सोचते हैं कि जो भी हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है, और जब ऐसा सोचते हैं सर तो हकीकत में अच्छे के लिए होता है। ओके, थैंक यू जय। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारे बीच में है डॉक्टर रामविलास जी, प्लीज वेलकम। हाँ, थैंक यू सर जार से। सर सर की आदरणीय प्रियांशु सर का सुनकर सर रियल घटना बहुत ही अथवा लगा, दिल को पूरा छू गया सर। सर का संघर्ष, और सर जो है बताए वो एनिवर्सरी वाला प्रोग्राम सर, कि किसी को भी वहाँ जाना चाहिए और निर्णय वहीं से था। सर भी मैं जब राजस्थान भीलवाड़ा गया, कंपनी के हेड ऑफिस को देखा, तब समझ में आया कि नहीं वाकई आरसीएम बहुत है। शुरू शुरू में ये लगता था कि नहीं आरसीएम कोई खास नहीं है। शुरू शुरू में नया लोग को ही समझ में आता है कि अरे आरसीएम बहुत तो नहीं है, लेकिन बाद में जब लोगों को बीच में जब अ, आदमी जाते अरे बीच में जब हम लोग जाते हैं और उसको नजदीक से देखते हैं तब समझ में आता नहीं वास्तविक वास्तविक आरसीएम बहुत ही बड़ा। और सर की जर्नी बहुत ही बढ़िया रही। थैंक यू सर, जय सिंह। बहुत शानदार। हमारे बीच में है डॉक्टर अजय कुमार। यस डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। सभी गुरुओं को नमस्कार, जय सिंह। आ, सबसे पहले सर धन्यवाद देंगे प्रियांशु सर के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने हम लोगों को इस कामयाबी के मंच पे कामयाबी के लोगों के साथ हैं। और सर सबसे बड़ी बात कि समय का मतलब पता ही नहीं चला कब 1 घंटा गुजर गया सर। हर एक पॉइंट, हर एक मतलब शब्द को बहुत बढ़िया से ध्यान से सुना सर। जिसमें सर बताए कि अपने अपलाइन को शब्दों में अपने अपलाइन को अपने हिसाब से जकड़ के पकड़ के रखे, टीम हमेशा खड़े जाएगी। थैंक यू सर, जय श्री चलिए, शायद नेटवर्क इशू है डॉक्टर साहब का। चलिए, मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगा स्टार प्लेटिनम डॉक्टर कन्हैया लाल, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, जय अर्चिम। सर आज तो बड़ा उत्सुकता था सर कि मतलब सर को देखने, और इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज का इन्हीं को मालिक हैं। तो आज इतना उत्सुकता था कि क्या बताएं। और आज देखने और सुनने दोनों का मौका मिला। सर प्रियांशु सर को तो हम लगातार सेमिनार वगैरह में देखते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कि कैसे इस सर मतलब इतना कनेक्टेड हैं। लेकिन आज जर्नी देख के ये समझ में आया, और 2-3 बात सर का बहुत दिल को छू जाने वाला रहा। जो रिकमेंडेड किए कि बुक, और जो डायमंड सर के द्वारा रिकमेंडेड की गई कि बुक पढ़ के आप इसे ही पढ़ते रहना है, और सेमिनार में हमेशा। और जो सर फोकस किए कि अभी जो दिल्ली में होने वाला है यूनिवर्सरी, इसे अगर लेके जाते हैं और अपने जाते हैं, कभी जिंदगी में नहीं छोड़ना, और ये अपलाइन को पकड़ के रखना। क्या लाजवाब यानी कामयाबी का लक्षण बताए हैं सर। तो नो डाउट इनका जर्नी देख के बहुत खुशी हुआ कि यानी कितना बड़ा सोच रहा सर का। थैंक यू, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों का आज बहुत ही शानदार तरीके से सर फीडबैक भी आया। और मैं देख पा रहा था सर, लास्ट लास्ट तक भी 80 लोग मतलब जो जुड़े थे ना, लास्ट लास्ट तक कोई हटा नहीं जब तक आप बोल रहे थे।
तो ये होती है कि स्पीकर की ताकत, और ये होती है कि एक सच्चे लीडर की ताकत, कि जब आप अपनी रियल स्टोरी शेयर करते हैं ना, तो लोग एक उत्सुकतावश सोचते हैं अगला क्या होगा। जैसे कि आजकल की महिलाओं में होता है कि वो सीरियल देखती हैं मोबाइल पे, तो वो मोबाइल से चिपकी रहती है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, वो उसी में व्यस्त रहती है। तो वो चीज तो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा मैसेज दिया, और मैं प्रियांशु सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आपने अपनी जर्नी को बहुत ही शॉर्ट शब्दों में यहाँ पे रखने का काम किया, और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सीखा हूँ, और सीखते रहते हैं सर हम लोग। और आपसे मिलते हैं तो टेक्नोलॉजी में हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि आपका साथ रहता है तो सर बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और आज जिस तरीके से सर आज आपने मंच दिया हिंदुस्तान में, आज सारे लोग सुन पा रहे हैं, और अभी तो कदम की शुरू हुआ है ये जर्नी। अभी तो कितने सारे स्टार आने वाले हैं, रॉयल्टी आने वाले हैं, जो भी साथी ब्रांड न्यू बने हैं, तो उनकी स्टोरी हम लोग इस मंच पे सुनेंगे। तो आप सभी साथी अब तैयारी करिए। और जैसा कि ग्रुप में मैसेज डाला जा चुका है कि सभी साथी अपना एक डिजिटल फोटो, एक शानदार फोटो आप दें, ताकि लाइफ टाइम के लिए वो मेमोरी के तौर पे एक सेव हो जाएगा आपका। तो बढ़िया सूट वूट पहन के टाई लगा के फोटो भेजें, कौन सा डेट में आप फ्री हैं, आप वो डेट डाल के अपना लेबल डाल के उसमें जरूर डाल दें, ताकि उस हिसाब से आपको स्लॉट अलॉट हो सके, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, मौका है, चूकिए मत। आपकी कहानी, आपकी जुबानी एक बड़ा मौका है। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है प्रियांशु सर का। तो मैं अगेन चाहूंगा कि इस मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए प्रियांशु सर हमारे बीच में आएंगे और मीटिंग को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। और मैं तो इतना खो गया अपनी स्टोरी में कि मैंने बताया नहीं कि मैंने कितने डिग्रियां हासिल की हैं। मैंने एमबीए करने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, और अभी मैं आपको बताऊं कि अभी मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, वर्ल्ड की इकलौती इंस्टीट्यूट जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर की है, वहां से मैं पॉपुलेशन स्टडी की पढ़ाई कर रहा हूँ। और इसके अलावा आईआईएम इंदौर से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग का मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी डिग्रियां की हैं। मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब पब्लिक हेल्थ से, आईआईपीएच गांधीनगर से मैंने अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट की भी मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटेटर और बहुत सारी मतलब सर्टिफिकेट और डिग्रियां मैंने हासिल की। बस मुझे यही समझ में आता है कि मैं जो मेरी लाइनें हैं जो मैं बोलता हूँ अक्सर, और जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, संघर्ष के साए में इतिहास हमारा पलता है, उस ओर जवानी चलती है जिस ओर जमाना चलता है। तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आप जो यूथ हैं, जिन्होंने मेरी स्टोरी सुनी, जो मुझसे रिलेट किए, जो आज अंडर 30 अचीवर्स हैं, आपके लिए पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मंच है। अगर आप 22 साल के हैं, 24 साल के हैं, 25 साल के, 28 साल के हैं, 29 साल के हैं, तो आपके पास इतिहास बनाने का मौका है, और बहुत बड़ा मंच आपका इंतजार करता है यूथ प्रोग्राम का। तो उसको भी आप मत चूकिएगा। और वहाँ आप बहुत बड़े यूथ आइकन के रूप में उभर सकते हैं, एक यूथ अचीवर बन सकते हैं। ऐसी शुभकामना है। और मैं हर बार जब भी कोई भी मीटिंग को संबोधित करता हूँ, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनको ईश्वर इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि वो हर वो सपने को पूरा कर सकते हो आरसीएम के माध्यम से। बस भगवान उनको आरसीएम समझने के लिए वो परिस्थितियां बना दे कि उनको आरसीएम समझ में आ जाए। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि आरसीएम लोग नहीं करते, समस्या ये है कि लोगों को आरसीएम समझ में नहीं आता। और जो ईश्वर चाहता है वही होता है। मेरे को समझ में आया, मैंने किया। आपको भी आज समझ में आया होगा, मेरी स्टोरी से कोई लोग मोटिवेट होंगे, प्रेरणा लेंगे, और आगे चल के जो भी और भी कहानियां आएंगी उससे भी लोग प्रेरणा लेंगे। तो आप इसी तरीके से आते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। जय आरसीएम। कल फिर मिलेंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार आप लोग जय आरसीएम बोल सकते हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय जय आरसीएम, आरसीएम। जय जय आरसीएम, जय आरसीएम आरसीएम। सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय श्याम सर, जय श्याम। जय आरसीएम।